कॉमन एमिटर करंट गेन और रेजिस्टिव लोड। ठीक है, लास्ट हम लोग क्या किए थे, शॉर्ट सर्किट करंट गेन निकाला था। तो शॉर्ट सर्किट करंट गेन में क्या होता था आपके साथ, शॉर्ट सर्किट करंट गेन में हम लोग आपके लोड वाले फैक्टर को जीरो कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, पूरा प्रॉपर रेजिस्टिव लोड लेंगे, उसके बाद हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अगर मॉडल ड्रॉ करूँ बेसिक में आपके, तो मॉडल कैसा बनेगा आपके लिए, ये हो जाएगा आपका बेस वाला टर्मिनल, ये हो गया बेस, ये हो गया आपके लिए बी डैश। ठीक, यहाँ पे क्या लगेगा मेरे लिए, आर बी बी डैश, यहाँ पे लगेगा मेरे लिए आर बी बी डैश। ठीक, एक रेजिस्टेंस लगेगा यहाँ पे, ये क्या होगा मेरे लिए आर बी डैश ए। ठीक, इसके बाद क्या लगेगा यहाँ पे, बोलो इसके बाद क्या लगाना है, कैपेसिटर लगेगा हम लोग के लिए। ठीक है, कौन सा कैपेसिटर लगेगा आपके लिए, सी ई लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये लगा आपके लिए सी ई। ठीक, ये मेरे लिए क्या है, अभी भी बी डैश पे हूँ मैं, अभी भी मैं बी डैश पे खड़ा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या लगेगा मेरे लिए, एक रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक, ये क्या रहेगा आपके लिए आर बी डैश सी, एक रेजिस्टेंस आर बी डैश सी आपके लगेगा। ठीक, यहाँ पे क्या लगेगा आपके लिए कैपेसिटर सी सी, ये हो जाएगा आपका कैपेसिटर सी सी, ये हो गया आपके लिए कैपेसिटर सी सी। ठीक, इसके बाद क्या लगेगा मेरा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स लगेगा एक आपके लिए। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स में क्या लगेगा आपके लिए, एक हो जाएगा आपके लिए जी एम वी बी डैश ई। ठीक, इसके बाद क्या लगेगा यहाँ आर, यहाँ आ जाएगा आपके लिए एक आर सी, ये हो गया आपके लिए आर सी। ठीक, आर सी के बाद ये हो गया मेरा कलेक्टर टर्मिनल, ये सब मेरे लिए कलेक्टर है, ये भी कलेक्टर है, ये भी कलेक्टर है। ठीक, अब लगाऊंगा मैं यहाँ से आपके लिए आउटपुट रेजिस्टेंस आर एल, ये लगाया मैं यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस आर एल। ये बनाया मैं आपके लिए यहाँ से रेजिस्टेंस आर एल। ठीक, ये बन गया मेरा आर एल रेजिस्टेंस। तो ये बेसिक फिगर बना मेरे लिए यहाँ पे एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, आर एल के बराबर इसकी वैल्यू है। ठीक है, अगेन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आर बी डैश सी और सी सी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आर बी डैश सी और सी सी मेरे लिए एग्जिस्ट कर रहा है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मिलर थ्योरम से ब्रेक कर सकता हूँ, लास्ट इसमें किया भी था मिलर थ्योरम से ब्रेक। ठीक है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, मिलर थ्योरम से ब्रेक करता हूँ। ये वाला वोल्टेज क्या है मेरे लिए, ये वाला वोल्टेज मेरे लिए बराबर है वी सी के, यही मेरे लिए बराबर है वी नॉट के। ठीक है, ये वाला वोल्टेज है मेरे लिए वी बी, ये वोल्टेज है मेरे लिए वी बी। ठीक, अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मिलर थ्योरम, मिलर थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम लोग, और आपके दोनों फीडबैक एलिमेंट को ब्रेक करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे लिए आर बी बी डैश, ये हो गया मेरे लिए बेस, ये हो गया मेरे लिए बी डैश, ये हो जाएगा मेरे लिए आर बी डैश ई। ठीक, ये हो जाएगा मेरे लिए सी ई, ये हो जाएगा मेरे लिए आर बी डैश सी अपॉन
1 माइनस AV, ये हो जाएगा मेरे लिए CC इंटू 1 माइनस AV, ठीक। ये हो जाएगा मेरे लिए GM V B डैश E, ये हो जाएगा मेरे लिए R CE, ये हो जाएगा मेरे लिए CE इंटू 1 माइनस 1 बाय AV, और ये हो जाएगा मेरे लिए R B डैश C अपॉन 1 माइनस 1 बाय AV, ये हो गया मेरे लिए RL, और यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरे लिए हो जाएगा V0, ये वोल्टेज हो जाएगा मेरे लिए V0 के बराबर, ठीक है। ये बना मेरा फाइनल फिगर मिलर थ्योरम अप्लाई करने के बाद, ये हो गया मेरे लिए VBE, ठीक। नोट करो उस फिगर को, ड्रॉ कर लिया सभी लोग, ठीक है। तो मैं क्या किया था यहाँ पे, बस अपने फीडबैक एलिमेंट में मिलर थ्योरम अप्लाई किया था। कल जो मेरा सेकंड फिगर बना था वही सेम टू सेम फिगर मेरा बन गया, बस कल यहाँ पे क्या था आपके लिए RL को मैं शॉर्ट सर्किट किया था, आज मैं RL को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो कल वाला फिगर सेम टू सेम आपको आइडिया रहे कि अच्छा यहाँ पे मिलर थ्योरम लगाना है, मिलर थ्योरम लगा रहे हैं तो क्या होने वाला है हम लोग के लिए इंटरनल वोल्टेज गेन यूज होने वाला है। मिलर थ्योरम लगा रहे हैं मतलब क्या, इंटरनल वोल्टेज गेन हम लोग का यूज होने वाला है। एवी क्या है आपके लिए, इंटरनल वोल्टेज गेन है। एम्पलीफायर कौन सा है आपके लिए, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के केस में हमेशा क्या होता है, आपको कॉमन एमीटर एम्पलीफायर आपके करंट को भी एम्पलीफाई करता है, वोल्टेज को भी एम्पलीफाई करता है, ठीक है। तो अगर मैं एवी को वोल्टेज गेन मांगे चल रहा हूं तो आपको मालूम है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में ही फेज शिफ्ट आता है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है, ठीक है। तो जो मैं गेन बोल रहा हूं है ना, जो आपका गेन हो रहा है वैल्यू एवी, ठीक, इसको मैं क्या बोलूंगा, माइनस एवी। माइनस एवी क्यों बोलूंगा मैं, क्योंकि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में क्या आता है आपके लिए, फेज शिफ्ट आता है, इसका क्या बोल रहा हूं उसमें माइनस एवी बोल रहा हूं, ठीक है। अगर ये आपके लिए एक एम्पलीफायर है, वोल्टेज एम्पलीफायर है, तो क्या होने वाला है, एवी का वैल्यू हाई होने वाला है, एवी का वैल्यू हाई होने वाला है। मतलब कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में मिनिमम 50 वैल्यू तो होती है गेन की, क्योंकि एचएफई की वैल्यू तो कितनी होती है, 50 होती है, ठीक है। तो एचएफई की एवी की वैल्यू को हम लोग लगभग मान लेते हैं 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा मान लेते हैं, मतलब क्या 1 से बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो मॉड ऑफ माइनस एवी मतलब गेन मतलब पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब मॉड ऑफ माइनस एवी इज मच मच ग्रेटर देन 1, ये हुआ हमारा पहला असम्पशन, ठीक है। जो हम लोग का मॉड ऑफ एवी ये 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके लिए 1 अपॉन मॉड ऑफ एवी, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए 1 से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके लिए 1 से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर आपकी दो वैल्यू देखो, अब अपने बाहर वाले साइड में ना, यहाँ पे एक कैपेसिटर की वैल्यू है, कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए, ये लिखा हूं कितना मैं, CE इंटू 1 माइनस 1 बाय एवी, है ना। और हम क्या बोल रहे हैं आपके लिए, मॉड ऑफ 1 बाय एवी इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब इस सेकंड टर्म को क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, इग्नोर कर सकता हूं। तो इस CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लिए, लगभग CE के बराबर होगी, CE इंटू 1 माइनस 1 बाय एवी क्या हो जाएगा आपके लिए, CE के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपके लिए R B डैश C अपॉन 1 माइनस 1 बाय एवी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी, 1 बाय एवी की 1 से बहुत ज्यादा छोटी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लगभग R B डैश C के बराबर, ये हो जाएगी लगभग आपके लिए R B डैश C के बराबर। तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने इस साइड का पूरा अप्रोक्सीमेशन कर डाला, मैं अपने इस साइड का पूरा अप्रोक्सीमेशन कर डाला, क्या हो गया मेरे लिए R B डैश C अपॉन 1 माइनस एवी, ये R B डैश C हो गया, ठीक है। तो वोल्टेज गेन का मैं यहाँ पे तो अपना अप्रोक्सीमेशन कर डाला। मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है यहाँ पे, करंट गेन या वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना, करंट गेन वोल्टेज गेन एक बार मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग, अगर मैं वोल्टेज गेन कैलकुलेट नहीं कर पाता हूँ, अगर मैं वोल्टेज गेन एवी की प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाता हूँ, अभी तो फिलहाल मेरा अजम्पशन है, ठीक है, फिलहाल क्या है मेरे लिए अजम्पशन है। अगर इसकी प्रॉपर वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे लिए, मैं इनपुट साइड में कुछ ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं वोल्टेज गेन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाया तो इनपुट साइड में मैं कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो दो एलिमेंट की डिपेंडेंसी किस पे है, एवी पे है, तो एवी की वैल्यू मुझको पुट करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्चुअली ये क्या है 1 माइनस एवी, अगर एवी की वैल्यू मैं हाई मानता हूँ तो इस कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज करने वाली है ना। एवी क्या है एक्चुअली माइनस नंबर है ना, तो 1 के साथ माइनस होगा तो क्या एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा आपके लिए, वो मल्टीप्लाई होगा CC के साथ। मतलब अगर मुझको एवी का आइडिया नहीं है इस नेटवर्क में तो मैं आपके लिए इनपुट साइड में कोई ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। अगर इनपुट साइड में कोई ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा मैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ना मैं आपको इनपुट इंपेडेंस के बारे में बता पाऊंगा, ना मैं आपको वोल्टेज ना मैं आपको करंट गेन वगैरह के बारे में बता पाऊंगा, है ना। तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए मेरा, मैं वोल्टेज गेन कैलकुलेट करके देखता हूं ताकि मुझको एवी की वैल्यू मिल जाए। एवी की वैल्यू मिलेगी उसके बाद मैं सब कुछ कर सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्टली मैं आपके लिए करंट गेन कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे करंट गेन कैलकुलेट नहीं कर, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए वोल्टेज गेन कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो वोल्टेज गेन कैलकुलेट करने के लिए देखना, अगर मैं खड़ा होता हूँ आउटपुट साइड में, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है मेरे लिए, आरएल मेरे लिए शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है। अगर आरएल मेरे लिए शॉर्ट सर्किट होता तो क्या हो जाता मेरे साथ, अगर आरएल को मैं शॉर्ट सर्किट कर पाता तो ये सारे एलिमेंट गायब हो जाते हैं, ठीक है, सबका सब गायब हो जाता है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्ले आईएससी लिख लेता।
लेकिन अभी यहाँ पे आर एल आपके लिए शॉर्ट सर्किट नहीं होने वाला। बट आपको मालूम है कि जो भी सी की वैल्यू है ये कि सिर्फ सी की तरह बिहेव करने वाली है ना, जब तक मेरा असम्पशन रॉन्ग प्रूफ नहीं होता, ठीक। और ये वाला वैल्यू भी मेरे लिए आर बी डैश सी की तरह बिहेव करने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लोड रेजिस्टेंस को देखता हूँ। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आर एल है। लोड रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी मेरे पास, आर एल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से खड़े होके टोटल लोड देखता हूँ। यहां से खड़े होके मैं आपके लिए टोटल लोड रेजिस्टेंस आर एल डैश को देखता हूँ। इस पॉइंट पे खड़े होकर मैं आपके लिए आर एल डैश देता हूँ। लोड को ऐसे देखते हैं हमेशा, आउटपुट इंपेडेंस का अपोजिट सिंबल होता है। यहाँ पे लोड का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। तो मैं टोटल लोड देख रहा हूँ। टोटल लोड मुझको क्या दिख रहा है, एक तो मुझको दिख रहा है आर सी पैरेलल विथ सीई पैरेलल विथ आर बी डैश सी पैरेलल विथ एक्चुअल लोड आर एल, ठीक है। तो मैं टोटल अगर आर एल डैश की वैल्यू लिखूँ, है ना, टोटल अगर मैं आपके लिए एक आर एल डैश की वैल्यू लिखता हूँ, तो आर एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए, आर एल डैश की वैल्यू मैं लिखूंगा आपके लिए आर सीई पैरेलल विथ सीई पैरेलल विथ आर बी डैश सी पैरेलल विथ आर। ये दिख रहा है मुझको टोटल लोड की वैल्यू। ये क्या दिख रहा है, टोटल लोड की वैल्यू सबका सब मेरे लिए क्या है, पैरेलल साइड में कनेक्टेड है। कौन सा, ये बोल रहे हो, अच्छा ये बोल रहे हो, ये सीसी होगा ना, ये सी होगा, ठीक है। ये हो गया आपके लिए सी सी, ये हो जाएगा आपके लिए सी, हाँ दोनों सी 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 रहेगा, हाँ ब्रेक किए थे, ठीक है। ये सी सी आपके लिए है ना, ये हो गया आपके लिए सी सी। अब देखो पैरेलल में आपको चार लोड दिख रहे हैं यहाँ पे, पैरेलल में आपको चार लोड दिख रहे हैं यहाँ पे। इन सब का मुझको पैरेलल सम करना है, इन सब का मुझको पैरेलल सम करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं अज्यूम करता हूँ, क्योंकि लोड तो मेरे हाथ में, लोड को मैं एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि जो मेरे लोड की वैल्यू है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 1 किलो है। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मेरे लिए, 1 किलो मान लिया मैं, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मानता हूँ मैं आपके लिए 1 किलो, ठीक। तो लोड रेजिस्टेंस हो गया मेरे लिए 1 किलो, ठीक, पैरेलल विथ आरसीई और आर बी डैश सी। इन दोनों की वैल्यू हमको पता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे, ये होता है आपके लिए 80 किलो ओम और एक का होता है 4000 किलो ओम, कल देखे थे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए 4000 किलो पैरेलल विथ 1/2 पाई इंटू एफ इंटू सी, जो भी वैल्यू होगी सी की। ऐसा लिखना चाहिए मुझको इंपेडेंस, ठीक है। मैं नॉर्मल वैल्यू क्या कर लिया इसकी, अज्यूम कर लिया, ठीक है। 80 किलो मान लिया, 4000 किलो मान लिया, नॉर्मल वैल्यू कर हम लोग अज्यूम भी किए थे आपके लिए, है ना। 80 किलो 1 किलो अज्यूम किए थे, जो 4000 किलो के थे, जो बचा हुआ था उसका वैल्यू 80 किलो होता है, ऐसा हमको पता है नॉर्मली, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं 1 किलो ओम रखा हूं, ठीक। उधर क्या लिखा है मेरे पास 1/2 पाई एफसी, 1/2 पाई एफसी लिखा है। तो आपको आइडिया, जो कैपेसिटर का वैल्यू होता है, कभी भी आपको एक प्रैक्टिकल सर्किट में 1 फैराड 2 फैराड ऐसा ही दिखता है कैपेसिटर वाला। कैपेसिटर हमेशा क्या होता है आपके माइक्रो फैराड में होता है, नैनो फैराड में होता है, पिको फैराड में होता है, ठीक है। 1 फैराड का कैपेसिटर बहुत बड़ा हो जाएगा साइज में। 1 फैराड कैपेसिटर डिजाइन करूंगा मैं तो बहुत ही बड़ा कैपेसिटेंस होता है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बल्कि हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सर्किटर में क्या होता है, पिको फैराड वगैरह में ही लगता है आपके कैपेसिटर का वैल्यू। पिको फैराड मतलब क्या होगा, 10⁻⁻12। वो ऊपर के तो क्या बन जाएगा आपके लिए 10⁻+12, मतलब बहुत हाई इंपेडेंस ऑफर करने वाला है, बहुत ज्यादा आपके लिए हाई इंपेडेंस ऑफर करने वाला है। तो बहुत सारे रेशियो जब मैं पैरेलल में लगाता हूं, बहुत सारे इंपेडेंस को मैं पैरेलल में लगाता हूं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होता है, लगभग मिनिमम रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 किलो ओम के आसपास। और मैं 1 किलो ओम जानबूझ के सेलेक्ट किया हूं, 1 किलो ओम में यहाँ पे वैल्यू जानबूझ के सेलेक्ट किया, क्योंकि मुझको अच्छा आइडिया है कि बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। मुझे पता है उसका वैल्यू 80 है, उसका वैल्यू 4000 है, इस कारण मैं जानबूझ के आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या सेलेक्ट किया, लो सेलेक्ट किया। आपका लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में हमेशा लो सेलेक्ट करता हूं, ताकि मेरे बाकी के इंपेडेंस का इफेक्ट वहां पे ना पड़े, ठीक है। तो मैं क्या बोला, जो आपके आर एल डैश की वैल्यू आने वाली है, ये आएगी लगभग आपके लिए कितनी, 1 किलो ओम के आसपास। ये आएगा आपके लिए 1 किलो ओम के आसपास, जो किसके बराबर है, जो आपके आरएल के बराबर है। जो आपके आरएल मतलब क्या, एक्चुअल जो लोड है, एक्सटर्नल जो लोड है, इसके बराबर है। तो ये किसके बराबर है, 1 किलो ओम आरएल। मतलब आरएल डैश और आरएल सेम होता है, आरएल डैश और आरएल क्या होता है आपके लिए, सेम होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि आउटपुट साइड का एक अप्रोक्सीमेट फिगर ड्रॉ करता हूं, आउटपुट साइड का एक अप्रोक्सीमेट फिगर ड्रॉ करता हूं। सिर्फ मेरे लगेगा यहाँ पे करंट सोर्स और जो इक्विवेलेंट लोड मुझको यहाँ पे दिख रहा है, ये ड्रॉ किया मैं आपके लिए, करंट सोर्स, ये वो मेरा करंट सोर्स, और यहाँ पे की वैल्यू, ये है मेरे लिए आर एल डैश, ये हो जाएगा मेरे लिए जीएम वी बी डैश ई, और ये होगा मेरे लिए आर एल डैश। मगर मुझे मालूम है कि जो आर एल डैश होता है वो आर एल के बराबर ही होता है लगभग, ठीक है। तो ये कितना है आपके लिए आर एल डैश। अगर आपको एग्जाम में कुछ डिफरेंट वैल्यू दी हुई है, अगर एग्जाम में आपको डिफरेंट वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या करना, आर एल डैश का प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट कर देना अपना कैलकुलेटर में डाल के ना, तो आपको आर एल डैश की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। मतलब ऐसे अपने एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, गेट वगैरह में कभी आया तो, है ना। तो ये क्या मिल गया मुझको, आर एल डैश, ठीक है।
अब देखो आर एल डैश के अक्रॉस वोल्टेज कितना है मेरे लिए, आर एल डैश के अक्रॉस वोल्टेज है मेरा VCE, और VCE और V0 वोल्टेज क्या है आपके लिए, बराबर है। VCE V0 दोनों सब पैरेलल में आपके, देखो ये आपका, यही आपका वोल्टेज VCE था, यही आपका V0 था, ठीक। तो जो करंट फ्लो हो रहा है RL से, ये कितना करंट फ्लो हो रहा है, GM माइनस GM, ठीक है, माइनस GM V डैश, इतना करंट यहां से आपके लिए फ्लो हो रहा है, ठीक है, इतना करंट आपके लिए यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज की वैल्यू मालूम है, रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो रहा है आपको वो भी मालूम है, तो आप आराम से V0 की वैल्यू लिख सकते हो। V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए, माइनस GM V डैश E इंटू RL डैश, ठीक है। RL डैश और RL आपके लिए बराबर है, ये आपको पहले से मालूम है, ठीक है। अब देखो V0 की वैल्यू पता है मुझको, V0 की वैल्यू पता है, ठीक है। V0 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस GM V डैश E इंटू RL डैश। RL डैश क्या है आपके लिए, टोटल लोड होने वाला है, टोटल लोड लगभग आपके एक्चुअल लोड के बराबर ही है, और ये क्या है, माइनस GM एक कांस्टेंट नंबर है, बच क्या रहा है आपके लिए, V डैश E। V डैश E क्या है आपके लिए, इनपुट में जो वोल्टेज है वो आपके लिए क्या है, V डैश E, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, V0 अपॉन V डैश E इक्वल टू माइनस GM इंटू RL, ठीक है। मैं RL डैश को लगभग RL के बराबर लिख दिया, तो यही तो मेरा वोल्टेज गेन है ना, V0 बाय V डैश, यही तो मेरा वोल्टेज गेन है, इंटरनल वोल्टेज गेन, ठीक है। तो AV का वैल्यू कितना है आपके लिए, यहाँ पे AV का वैल्यू आ गया आपके लिए माइनस GM इंटू RL, ठीक है। AV का वैल्यू कितना आ गया मेरे लिए, माइनस GM इंटू RL, ठीक। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया हम लोग यहाँ पे, वोल्टेज गेन, बट मेरा हेडिंग क्या डाला है, कॉमन एमिटर करंट गेन और रेजिस्टिव लोड, क्योंकि बिना वोल्टेज गेन निकाले मैं इनपुट साइड में कुछ भी नहीं कर सकता। इस कारण क्या किया, पहले मैं आपके लिए वोल्टेज गेन कैलकुलेट किया, वोल्टेज गेन मिल गया, उसके बाद मैं आपके लिए करंट गेन कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। नोट करो पहले इसको, ठीक है। तो पहला कैलकुलेशन करके लाए हम लोग अपने वोल्टेज गेन का, ठीक है, अपने वोल्टेज गेन का हम लोग फर्स्ट कैलकुलेशन करके लाए, ठीक। ऐसे नॉर्मल इस वोल्टेज गेन की बात करूं मैं आपके लिए, तो आप क्या कर चुके हो, पहले भी GM कैलकुलेट कर चुके हो, GM की वैल्यू आपको मालूम है, GM की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, IC बाय VT, मतलब आपको एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर का अगर फिगर दिया हुआ है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप GM की वैल्यू निकाल सकते हो। GM की वैल्यू कैसे निकलेगी आपके लिए, आप IC की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, IC कौन सी वैल्यू, DC एनालिसिस जो वैल्यू आएगी आपके IC की, वो वाली वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। वो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्या करो, डायरेक्ट आप लोड देखो, टोटल लोड की वैल्यू कितनी है, और आप उसको मल्टीप्लाई करके वोल्टेज गेन की वैल्यू निकालिए, क्या हो गया आपके वोल्टेज गेन की वैल्यू हो गया। एक्चुअली अगर मैं बात करूं, एक हाइब्रिड मॉडल के बाद एक दूसरा मॉडल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं आरई मॉडल, है ना। एक हाइब्रिड मॉडल के बाद दूसरा मॉडल बनता है, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर के लिए बोल रहा हूं, है ना, वो बनता है आपके लिए आरई मॉडल। आरई मॉडल जब आप यूज करोगे तब आपके एवी की वैल्यू सेम आएगी, आपकी एवी की वैल्यू वहां पे भी माइनस GM इंटू RL आएगी, ठीक है। तो अगर कहीं आपको गेन की वैल्यू को बहुत जल्दी चेक करना है ना, एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर का फिगर दिया है आपको, जैसे कि हम लोग लो फ्रीक्वेंसी में देखे हुए हैं, वहां पे अगर आपको वोल्टेज गेन की वैल्यू तुरंत निकालनी है ना, जैसे, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे IC की वैल्यू कैलकुलेट करो, IC बाय VT क्या हो जाएगा आपके लिए, GM हो जाएगा, कितना लोड दिख रहा है आप लोड देख लो, तुरंत कितना लोड दिख रहा है वो लोड देख लो, आपको वोल्टेज गेन का वैल्यू मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या, ये फॉर्मूला आपका लो फ्रीक्वेंसी में वैलिड होता है, ये फॉर्मूला आपके लिए लो फ्रीक्वेंसी में भी वैलिड होता है। लो फ्रीक्वेंसी में एक और दूसरी मॉडलिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके लिए, आरई मॉडलिंग बोलते हैं। आरई मॉडलिंग में भी एवी की वैल्यू सेम आती है, माइनस GM इंटू RL डैश, ठीक है। तो अगर आपको बहुत जल्दी से कहीं वैल्यू निकालनी है, सपोज करो आपका हाइब्रिड मॉडल से आंसर नहीं आ रहा होगा, है ना, या फिर हाइब्रिड मॉडल अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो उस फॉर्मूला को लगा के, है ना। जब भी अगर कोई मैं गेट वगैरह का पढ़ा रहा होता आपको, अगर गेट का मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपसे यही मॉडल डिस्कस करता, मैं आपको पहले हाइब्रिड मॉडल पढ़ाता, पूरा सब कुछ डिराइव कराता, बताता भाई कि ये सब वैलिड नहीं होता है ना। हायर फ्रीक्वेंसी वगैरह पे हम एक मॉडल यूज करने वाले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरई मॉडल बोलते हैं, और आरई मॉडल में माइनस GM RL आपका आता है। तो गेट के एग्जाम के दिन क्या करते हैं मैक्सिमम लोग, जो जिनको भी अच्छा आइडिया होता है एम्पलीफायर का, उन लोग इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, माइनस GM इंटू RL वाले के, ठीक है। और पाई मॉडलिंग वहां पे भी होती है, जो हाइब्रिड का पाई मॉडलिंग होता है वहां पे, इसको हम लोग आरई मॉडल बोलते हैं, ठीक है। आरई मॉडल वाले केस में लेकिन कैपेसिटर वगैरह काम नहीं करते। आरई मॉडल में लो फ्रीक्वेंसी की बात करो, लो फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर वगैरह नहीं आता, वहां पे कैपेसिटर वगैरह हटा दो तो क्या बन जाएगा आपके लिए, लो फ्रीक्वेंसी का मॉडल बन जाएगा। कैपेसिटर कब आ रहा है, कैपेसिटर तो आपका हाई फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है ना, लो फ्रीक्वेंसी पे तो कैपेसिटर था ही नहीं, लो फ्रीक्वेंसी पे तो कैपेसिटर क्या था आपके लिए, सब ओपन सर्किट था, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको आप लो फ्रीक्वेंसी में यूज कर सकते हो। लो फ्रीक्वेंसी में फर्क क्या पड़ेगा आपके लिए, कि वो RL जब निकालोगे आप तो आपके लिए कैपेसिटर इंक्लूडेड नहीं रहेगा, है ना, वहां पे तो कैपेसिटर इंक्लूडेड नहीं रहेगा, वहां पे क्या आ जाएगा, लोड के साथ पैरेलल में HOE आएगा पैरेलल में, ठीक है। तो HOE और लोड को पैरेलल करके आप तुरंत RL निकाल लो, GM के तुरंत निकल जाएगी। आपके लिए IC निकालना है बस आपको, है ना, VT तो पता है वैल्यू आपको 25 मिलीवोल्ट होती है करके, ठीक है। तो इसको आप लो फ्रीक्वेंसी में भी यूज कर सकते हो, ठीक। ये हम कैलकुलेट कर लिए अपने लिए वोल्टेज गेन की वैल्यू, ठीक है, वोल्टेज गेन की वैल्यू कैलकुलेट किए हम। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक। टारगेट क्या है मेरा, टारगेट मेरा करंट गेन कैलकुलेट करना है, टारगेट मेरे लिए है कि मैं करंट गेन कैलकुलेट कर लूं, है ना। अब थोड़ा सा आता हूं मैं आपके लिए इनपुट साइड में, इनपुट साइड में आता हूं थोड़ा सा मैं आपके लिए। इनपुट साइड में हमको देखना है
कि अब क्या फर्क पड़ने वाला है, इनपुट साइड में क्या होने वाला है। ठीक है, जब भी इनपुट साइड की बात करता हूं मैं आपके लिए, तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे आपके लिए एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखूंगा इस पॉइंट पे खड़े होके, ये हो जाएगा मेरा इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस देखूंगा आपके लिए। ठीक, सेम पॉइंट से मैं आपके लिए देखूंगा एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इनपुट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, पहले हमारा काम क्या है कि मैं इनपुट आउटपुट कैपेसिटेंस देख रहा हूँ। जब मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूँ तब क्या हो जाएगा मेरे लिए, सिर्फ रेजिस्टेंस एलिमेंट काउंट होंगे। जब कैपेसिटर देखूंगा तब क्या होगा, सिर्फ मेरे लिए कैपेसिटिव एलिमेंट काउंट होंगे। ठीक है, अगर मैं इंपेडेंस देखूंगा तब मेरे लिए दोनों काउंट होगा, जब मैं इंपेडेंस देखूंगा तब मेरे लिए दोनों काउंट होगा। ठीक है, और वैसे भी हमको मालूम है जब बहुत सारी चीजें पहला जरूरत है तो हम लोग इंपेडेंस इतना प्रेफर नहीं करते, हम लोग एडमिटेंस देखते हैं। एडमिटेंस हमारे लिए आसान होता है लिखने के पॉइंट ऑफ से, कल देखे भी थे हम लोग। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दिख रही है आपको आर बी डैश ई पैरेलल विथ आर बी डैश सी अपॉन 1 माइनस ए बी, ऐसा दिख रहा है हमको। ठीक है, अभी अभी हम लोग ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करके आए, हमको मालूम है वो ए बी की वैल्यू बहुत हाई है, वो ए बी की वैल्यू क्या है आपके लिए बहुत हाई है, वो हमको मालूम है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी पुट करूं, है ना, तो ये जो मेरी आर बी डैश ई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, मैं आपके लिए आर बी डैश ई की वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा हूँ। आर बी डैश ई की वैल्यू हमको मालूम है कितनी होती है, हम लोग के लिए 1 किलो होती, कल लिखे थे अपन, है ना, ये कितना होता है आपके लिए 1 किलो। ठीक, पैरेलल विथ आर बी डैश सी, आर बी डैश सी की वैल्यू भी हम कल लिखे थे। ठीक है, ये कितना था आपके लिए 4000, ये था आपके लिए 4000 किलो। ठीक, अब मैं बोलता हूँ एबी की वैल्यू 50 है, एबी की वैल्यू कितनी आपके लिए 50 है, 50 मतलब क्या -50 होगा आपके लिए, है ना, हमेशा कॉमन में तो फेज शिफ्ट के साथ आता है, तो माइनस ऑफ -50 कितना हो जाएगा आपके लिए, +50 हो जाएगा ये आपके लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4000/51। अगर मैं 4000/51 भी कर दूं, है ना, तो लगभग 4000/50 कितना होता है आपके लिए 80 किलो ओम के आसपास होता है। 4000/50 भी आपके लिए क्या हो जाएगा 80 किलो ओम के आसपास होगा। तो 1 किलो ओम पैरेलल विथ 80 किलो ओम कितना आएगा 1 किलो ओम के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो आर आई की लगभग वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए 1 किलो ओम के आसपास होगी। और मैं क्या बोलूंगा आर आई निकालते वक्त आप सिर्फ इसको आर बी डैश ई लिख सकते हो, सेकंड वाला वैल्यू बहुत हाई होता है, इस कारण हमको काउंट करने की नीड नहीं है। ठीक है, क्या हो गया आपके लिए इनपुट रेजिस्टेंस, क्या हो गया आपके लिए इनपुट रेजिस्टेंस, इंपेडेंस नहीं हुआ अभी तक, क्या हुआ है आपके लिए इनपुट रेजिस्टेंस। देखो क्या कर रहा हूं मैं, टारगेट क्या है, मैं टारगेट एक्चुअली कि मैं करंट गेन कैलकुलेट कर पाऊं, है ना, करंट गेन कैलकुलेट करते मैं वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर चुका हूं, इनपुट रेजिस्टेंस भी निकाल लिया। ठीक है, दो क्वांटिटीज मेरी ऑलरेडी निकल गई। अब मैं देता हूं आपके लिए सी आई। ठीक है, सी आई की बात करते हैं हम लोग, सी आई क्या होगा हमारे, बताओ सी आई की वैल्यू क्या होगी, सी प्लस सीई प्लस सी सी इंटू 1 माइनस एवी। ध्यान से देखो एवी की वैल्यू कितनी आई है -gm इंटू आर एल आई है। ठीक है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ -gm इंटू आर एल, तो सी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए, ये हो जाएगी सीई प्लस सी सी इंटू 1 प्लस माइनस ऑफ माइनस gm आर एल, तो ये प्लस हो गया मेरे लिए। ठीक, तो ये आ गया मेरा इनपुट कैपेसिटेंस का वैल्यू। ठीक है, ये आ गया मेरे लिए इनपुट कैपेसिटेंस का वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको इनपुट इंपेडेंस मिल जाएगा, दोनों को आप पैरेलल कर दो। कोई आपको बोले कि जेड इन निकालो आप, है ना, तो जेड इन में क्या करना है आपको, जेड इन में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आर आई पैरेलल विथ सी आई कर देना, ये हो जाएगा आपके लिए क्या जेड इन। ठीक है, तो अभी तक हमारा टारगेट खत्म नहीं हुआ है, हमारा टारगेट क्या है कि हम यहाँ पे आपके लिए करंट गेन कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, करंट गेन कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं हम लोग, नोट करो उसको। अब देखो अगर सेम पॉइंट में खड़े होकर मैं आपके लिए Z इक्विवेलेंट में जाता हूँ, सेम पॉइंट पे खड़े होकर मैं आपके लिए Z इक्विवेलेंट में जाता हूँ, मतलब क्या आर आई और सी आई को क्या होना पड़ेगा उसके लिए पैरेलल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूँ यहाँ पे आपके लिए नॉर्मल पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए 1/Z इन इक्वल टू 1/ जितना भी मुझको इनपुट इंपिडेंस दिख रहा है प्लस 1/ जितना भी मुझको इनपुट कैपेसिटेंस दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर लिखूँ इसको तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए Y इन हो जाएगा। आर आई की वैल्यू कितनी मेरे लिए, आर आई की वैल्यू क्या है मेरे लिए, आर आई की वैल्यू हो जाएगी मेरे लिए आर बी डैश ई प्लस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस कितना इंपेडेंस ऑफर करने वाला है मुझको 1/j ओमेगा सी आई। ठीक, तो कन्वर्ट करूं मैं हो जाएगा मेरे लिए Y इन इक्वल टू जी बी डैश ई प्लस j ओमेगा सी आई, ये हो गया मेरे लिए Y इन का एक्सप्रेशन। ठीक है, जी बी डैश क्या हो जाएगा इसका उल्टा, और ये सी आई क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये जो टर्म लाया हूं इसका रेसिप्रोकल। ठीक, सी आई मेरे लिए बस एग्जैक्टली यही होगा। ठीक है, अब देखो
अगर मैं उस पॉइंट पे खड़ा होता हूँ जहाँ पे मैं RBB डैश बना है, ठीक है, वहां से खड़े होकर मैं देखता हूँ आपके लिए इनपुट एडमिटेंस, ठीक है, तो ऐसा एक फिगर बन जाएगा मेरे लिए। क्योंकि मुझको इनपुट इम्पीडेंस की एडमिटेंस की प्रॉपर वैल्यू पता है, तो अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर देखूं तो मुझको कितना एडमिटेंस दिखने वाला है, जितना मैं वहां पे लिखा हुआ हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इस नेटवर्क को आगे पूरा मैं एक एडमिटेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, तो पूरे नेटवर्क में क्या करता हूँ, यहाँ से एक एडमिटेंस से रिप्लेस कर देता हूँ। ये हो जाएगा मेरे लिए कुछ ऐसा, और ये हो गया मेरे लिए y इन, ये हो जाएगा मेरे लिए y इन के बराबर, ठीक, ये हो गया मेरे लिए y, ये हो जाएगा मेरे लिए प्लस माइनस v बी ई, ये हो जाएगा आर बी बी डैश, ये हो जाएगा मेरे लिए y इन, ठीक है। ये कौन सा टर्मिनल है मेरे लिए, बेस टर्मिनल है एक्चुअली। ये क्या है मेरे लिए, एमिटर टर्मिनल। मैंने क्या किया, इनपुट साइड के नेटवर्क को ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा मेरे लिए, IB करंट फ्लो होगा यहाँ से मेरे लिए, यहाँ से कितना करंट फ्लो हो जाएगा मेरे लिए IB। ये वाला वोल्टेज कौन सा है मेरे लिए, ये वाला वोल्टेज है मेरे लिए प्लस माइनस वी बी डैश ई, ठीक है। अगर मैं वी बी डैश ई की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वी बी डैश ई की वैल्यू क्या होगी मेरे लिए, ये वैल्यू होगी मेरे लिए IB इंटू जेड इन, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ वी डैश बी इक्वल टू IB अपॉन वाई इन, ये हो जाएगा मेरा वी बी डैश ई का वैल्यू। मुझको निकालना क्या है, मैं देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मेरे पास, वी नॉट का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। वी नॉट का एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, माइनस GM वी बी डैश ई इंटू RL डैश, ठीक है। तो ये मैं क्या किया, यहाँ से आपके लिए एक वैल्यू निकाला हूँ वी बी डैश ई इक्वल टू IB अपॉन वाई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके लिए आउटपुट करंट की, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए आउटपुट करंट IL फ्लो कराता हूँ, यहाँ पे आपके लिए मैं एक आउटपुट करंट IL फ्लो कराया, ठीक है। तो एक्चुअली IL और IB का रेशियो होगा मेरे लिए क्या, करंट गेन। IL और IB का रेशियो होगा मेरे लिए करंट गेन, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ IL की बात करूं, है ना, सिर्फ मैं अगर आपसे IL की बात करूं तो IL का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे लिए, IL का वैल्यू हो जाएगा मेरे लिए, V नॉट का वैल्यू होगा मेरे लिए कितना, IL इंटू RL। V नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे लिए, IL इंटू RL, ठीक है। V नॉट का वैल्यू मालूम है मुझको, V नॉट का वैल्यू यहाँ से पता है मुझको, V नॉट का वैल्यू कितना है, माइनस GM V B डैश E इंटू RL डैश इक्वल टू IL इंटू RL, ऐसा हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे लिए, मैं यहाँ पे V नॉट की वैल्यू को पुट किया, V नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे लिए, IL इंटू RL, ठीक है। अब देखो V B डैश E की वैल्यू पता है मुझको, V B डैश E की वैल्यू कितना है, IB अपॉन वाई इन, ठीक। उसको करता हूँ मैं माइनस GM इंटू IB अपॉन वाई इन इंटू RL डैश इक्वल टू IL इंटू RL। आपको आइडिया हो कि जो आपका RL है और RL डैश है दोनों सेम है, दोनों सेम है लगभग, दोनों मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। IL क्या है मेरा, आउटपुट करंट है, IL मेरे लिए क्या है, आउटपुट करंट। IB क्या है मेरे लिए, इनपुट करंट। तो IL और IB का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे लिए, करंट गेन। तो अगर मैं सिर्फ करंट गेन की बात करूं यहाँ पे तो मेरे लिए करंट गेन क्या हो जाएगा, करंट गेन हो जाएगा मेरे लिए IL अपॉन IB। यहाँ पे माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं मुझको करंट गेन, क्योंकि जो मेरा IL है ऑलरेडी लोड करंट है। अगर 2 पोर्ट करंट होता IL तो फिर मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाता। तो IL बाय IB की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे लिए, माइनस GM अपॉन वाई इन, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर और वैल्यू लिखूं मैं तो AI का वैल्यू हो जाएगा मेरे लिए माइनस GM अपॉन वाई इन की वैल्यू कितनी मेरे लिए, G B डैश E प्लस J ओमेगा, ये हो जाएगा मेरे लिए C E प्लस CC इंटू 1 प्लस GM RL डैश, ठीक। ये हो जाएगा मेरे लिए पूरा प्रॉपर AI का वैल्यू, ठीक। तो आप देखें इसमें एक्चुअली आपको क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपको आएगा करंट गेन निकालने का, क्वेश्चन क्या आएगा आपके लिए, करंट गेन निकालने का। लेकिन करंट गेन कैलकुलेट करने के प्रोसेस में आप इनपुट इंपेडेंस भी कैलकुलेट किए, आप वोल्टेज गेन भी कैलकुलेट किए, आप इनपुट कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट किए, ठीक है। इस कारण वो ऐसा क्वेश्चन देता है कि आप चारों पैरामीटर कैलकुलेट करो। अगर वो करंट गेन बोला तो आपको बाय डिफॉल्ट चारों पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ जाता है, ठीक है। इस कारण ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देगा आपको कि आप चारों पैरामीटर कैलकुलेट करो, चारों पैरामीटर कैलकुलेट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हम कैलकुलेट कर डालेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके क्या, करंट गेन का वैल्यू, नोट करो इसको। अब टारगेट क्या है, टारगेट है VC अपॉन VB डैश निकालना। उस प्रोसेस में आपको यहाँ से B डैश C वोल्टेज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक नोड यहाँ पे लगाना, एक नोड यहाँ पे लगाना, सब पता है आपको, है ना। वैसे भी एक करंट सोर्स तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, है ना। तो करंट सोर्स बस मान लेना KCL, एक KCL यहाँ पे, एक KCL यहाँ पे, सेम आंसर आएगा,
ठीक है। तो जरूरी नहीं आपको हमेशा मिलर थ्योरम को अप्लाई करना है ना। और जब भी आप एग्जाम की बात करो तो वहां क्या कर सकते हो आप, वहां आपको सब वैल्यू गिवन रहेगा। अगर एक क्वेश्चन आया आपके पास, एक क्वेश्चन आया गेट के एग्जाम के दिन, तो वहां पे आपको सबका वैल्यू गिवन रहेगा। आरबीबी डैश भी आपके लिए सब ये नंबर थोड़ी है, तो आपके लिए 80 किलो 100 किलो में सब नंबर रहेगा, है ना। तो जब सब नंबर रहेगा तो आपके लिए एलिमिनेट करना भी आसान होगा। यहाँ पे अगर आपको 5-6 वेरिएबल दिख रहा है साथ में, है ना, आप सबको डेरिवेशन कर रहे हो, तो क्या होता है सब आपको अननोन दिखता है, तो वहां पे टफ हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन अगर सब आपको नंबर दिख रहे हैं ना, तो आपको पता होता है कि हाँ सब तो नंबर है, बस एक को तो एलिमिनेट करना है ना, तो वहां पे एलिमिनेट भी बहुत जल्दी होगा। ठीक है, जरूरी नहीं आपको हर जगह मिलर थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, मिलर थ्योरम अप्लाई कर रहे हो सिंप्लिसिटी के लिए, कंफर्टेबल फील करने के लिए हम लोग अप्लाई करें, क्योंकि हमको हमेशा नेटवर्क को ऐसे देखने का आदत है कि इनपुट नेटवर्क अलग रहे, आउटपुट नेटवर्क अलग रहे, उसके बाद हम बहुत कंफर्टेबल वे में अप्लाई कर डालते हैं वहां पे सब कुछ, है ना। अगर अलग नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो प्रॉब्लम है वहां पे। ठीक, जो एक्सप्रेशन आया मेरा AI का, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे लिए -gm अपॉन जी बी डैश ई प्लस जे ओमेगा CI लिख रहा हूँ मैं। CI लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स दिखेगा आपको, तो मैं CI मान लिया। पूरा वेरिएबल वैसे भी मैं CI स्टार्टिंग में ही मान चुका था। ठीक है, तो क्या करता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देता हूँ जी बी डैश ई से, तो हो जाएगा -gm अपॉन जी बी डैश ई अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा CI अपॉन जी बी डैश। ठीक है, 1 अपॉन जी बी डैश क्या हो जाएगा, आर बी डैश हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ आपके लिए -gm अपॉन जी बी डैश ई अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा RI CI, ऐसा लिखा जाएगा ये आपके लिए। ठीक है, आपको दोनों नंबर का आइडिया है। आपके लिए GM कितना है, GM आपके लिए हो जाता है हमेशा 50 मिली एम्पियर पर वोल्ट। ठीक है, जी बी डैश ई हो जाएगा आपके लिए 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट। तो इन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा मेरे लिए 50, मतलब HFE। तो HFE क्या होता है आपके लिए, GM अपॉन जी बी डैश ई। ठीक, तो मैं AI की वैल्यू क्या ले सकता हूँ आपके लिए, -HFE अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा RI CI। ठीक, इस पर ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक, थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ, ये हो जाएगा मेरे लिए -HFE अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा अपॉन 1 बाय RI CI। ठीक है, तो ये 1 बाय RI CI वाले टर्म को, 1 अपॉन RI CI वाले टर्म को मैं बोलता हूँ आपके लिए FH। ठीक है, तो अगर ये तो सब ओमेगा में लिखा हुआ है, रेडियन पर सेकंड में लिखा हुआ है, इसको मैं फ्रीक्वेंसी में भी लिख सकता हूँ, हर्ट्ज में भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, AI इक्वल टू -HFE अपॉन 1 प्लस JF अपॉन FH। और FH की वैल्यू मुझको मालूम है, FH की वैल्यू कितनी है मेरे लिए, 1 अपॉन RI CI। ठीक है, तो एग्जैक्टली कल जो एक्सप्रेशन आया था मेरा, सेम एक्सप्रेशन आया है अभी भी, -HFE 1 प्लस JF बाय FH। बस FH का वैल्यू कल भी 1 अपॉन RI CI था, अभी भी यहाँ पे क्या है FH का एक्सप्रेशन 1 अपॉन RI CI, लेकिन यहाँ पे RI भी सेम है, CI का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, कल CI का वैल्यू कुछ और था, अभी CI का वैल्यू कुछ आपके लिए और है। तो ये आपको क्लियर रहे, है ना, कि अभी भी एक्सप्रेशन सेम आया है। इसका भी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्रॉ करने बोलेंगे तो एग्जैक्टली सेम बनेगा जैसे कल बना था, क्योंकि एक्सप्रेशन तो वही आया है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपका सेम आया है, तो कल जैसा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बना था वैसे ही फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बनेगा। और वैसे भी ये वाला भी आपके लिए क्या था, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर था, कल वाला भी आपके लिए क्या था, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर था। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कोर्स सेम बनने वाला है। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्रॉ करने बोले कोई इसका, तो एग्जैक्टली कल जो हम लोग ड्रॉ किए थे सेम टू सेम बनेगा, एकदम सेम, है ना, कुछ फर्क नहीं आने वाला। देखो -HFE अपॉन 1 प्लस JF अपॉन FH है आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से कोई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्रॉ करना है तो भी आप बिल्कुल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, नोट करो उसको। आपको कोई बोल रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की प्लॉटिंग कर डालो, है ना, चाहे वो R लोड हो, चाहे आपके लिए वो शॉर्ट सर्किट वाला लोड हो, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बड़ा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको पहले तो वो सेशन तक पहुंचना पड़ेगा, -HFE अपॉन 1 प्लस JF अपॉन FH, वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद फिर क्या बोलेगा आपको वो, उसके बाद फिर आपको बहुत सारा ड्रॉ हुआ करना है। ठीक है, तो जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है एक ही क्वेश्चन में कि आप क्या करो, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्रॉ करो, है ना, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले आपको क्या करेगा, वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, अगर ऐसा ड्रॉ कराना होता है उसको, तो आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन देगा तो क्या करना है, आपको पूरा डिराइव करना है, आपको इस एक्सप्रेशन को डिराइव करके लाना है, उसके बाद डायरेक्टली आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्रॉ करना है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या होगा आपको, वो 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देगा। ठीक है, वो बोलेगा कि आप पहले क्या करो, यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालो करंट गेन का, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 7 मार्क्स के लिए आपका कि आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्रॉ करो। अगर डायरेक्टली बोल दिया फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्रॉ करने, तो आपको आइडिया रहे इसका जो बिहेवियर होता है वो लो पास फिल्टर की तरह होता है, लो पास फिल्टर की तरह बिहेवियर होता है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट वहां पे लिख लोगे AI इक्वल टू -HFE अपॉन 1 प्लस JF अपॉन FH, और वहीं से आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्रॉ करना चालू कर देना।
ठीक है, तो दो ही केस होंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले, एक रेजिस्टिव लोड का और एक आपके लिए शॉर्ट सर्किट वाला केस। ठीक है, तो दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस होने वाला है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे हम लोग रेजिस्टिव लोड के अलावा कोई और लोड क्यों नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टिव लोड के अलावा हम लोग कोई और लोड क्यों नहीं लगा रहे हैं, ऐसा भी आपको क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोड कुछ भी हो सकता है, लोड आपके लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी बुक में एम्पलीफायर किसी भी बुक में चाहे सेड्रा स्मिथ हो चाहे मिलमन हिलकियास हो, आरएल के अलावा कुछ नहीं दिया रहता है। इसका रीजन क्या है कि एम्पलीफायर हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। एम्पलीफायर का मैक्सिमम यूज होता है एज अ ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, और जो मेरा लाउड स्पीकर होता है जिससे मेरी आवाज आती है उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, आरएल होता है। उसका इक्विवेलेंट क्या होता है आपके लिए, आरएल होता है, सिर्फ एक रेजिस्टिव कंपोनेंट से रिप्लेस होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा नीड है, आप जबरदस्ती कुछ चाहते हो वहां पे लगाना आरएल, तो बिल्कुल आप आरएल भी लगा सकते हो, बिल्कुल आप वहां पे आरएल भी लगा लोगे। उस केस में आपके लोड का नेचर चेंज हो जाएगा, उस केस में आपका लोड का नेचर चेंज हो जाएगा। वहां पे लोड क्या करेगा आपके लिए, केवल एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करेगा, है ना, वहां पे वो आपके लिए टोटल पावर कंज्यूम करेगा जो P प्लस JQ के फॉर्म में रहेगा। अगर कोई भी आपके लिए दूसरा वहां पे कंपोनेंट लग गया तो एक्चुअली आप जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे 5th-6th सेमेस्टर में, शायद 5th सेमेस्टर में होगा इलेक्ट्रिकल वालों को, तो वहां पे आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप से लोड होते हैं। आर लोड होता है, ठीक है, RC लोड होता है, RL लोड होता है, RLE लोड होता है, तो डिफरेंट लोड पे आप पूरा रेक्टिफायर पढ़ने वाले हो, है ना। तो लोड कुछ भी हो सकता है, लेकिन एम्पलीफायर के केस में अक्सर हमको रेजिस्टिव लोड क्यों दिखता है, क्योंकि जनरली जो लाउड स्पीकर होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टिव लोड बनता है। उसका इक्विवेलेंट क्या बनता है, रेजिस्टिव लोड बनता है। लाउड स्पीकर में कभी भी आपके लिए इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड नहीं आता है। ठीक है, इस कारण आपको ऐसा दिखता है। तो ये दोनों डायरेक्शन कर लोगे एग्जाम में। ठीक है, दोनों डायरेक्शन एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कराया हूं, मतलब कई जगह कॉम्प्लेक्स भी दिया हुआ है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, एक्चुअली क्या करता है कि शॉर्ट में कर देता है ना। वो क्या करता है कि एक स्टेप लिखा, बीच से 4 स्टेप खा के दूसरा स्टेप लिख देता है, कारण समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ऐसा ही मेथड फॉलो करना है। इंपीडेंस में मत जाना, इंपीडेंस में जाओगे तो हो सकता है फंस सकते हो, अदरवाइज किसी केस में नहीं फंसोगे, चाहे वो आपके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रहे या ना रहे। शॉर्ट सर्किट वाला केस तो बहुत आसान होगा, सब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपके लिए, बट आपको आइडिया रहे कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में अपन इंडिपेंडेंट सोर्स को भी शॉर्ट सर्किट कर डाले फिर हमारे लिए वो सोर्स फ्री नेटवर्क बन गया, ऐसा नहीं करना है हमको, है ना। इंडिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और दूसरा केस अगर आरएल आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से पूरा आरएल डैश देखना है, आपके लिए पूरा अप्रोक्सीमेट होकर वो आरएल के बराबर ही बन जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे, है ना।